हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा रिवीजन सेशंस पे होगा, जो अपना कंटिन्यू चल रहा था। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स ओसीएम के मैंने रिवीजन्स के फॉर्म में समझा दिया है। डिटेल वीडियोस ऑलरेडी आपको मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो पूरा डिटेल विद एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा। ये अभी अपना सीरीज जो चल रहा है रिवीजन सेशंस की चल रहा है कि बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर रिवीजन 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 सेशन लेके आइए। तो ऑलरेडी ओसी एसपी इकोनॉमिक्स के रिवीजन सेशन चल रहे थे। सो यहाँ पे पहुंचे चैप्टर नंबर 4। बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, अगर 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 आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले डेज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है मेरे चैनल पे। मतलब पेपर पैटर्न्स के अलावा पेपर सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशन, सब चीजें आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपने सभी फ्रेंड सर्कल को बता दीजिए, मतलब आप शेयर कर दीजिए मेरी लिंक को। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। वंस अगेन ये रिवीजन सेशन है। डिटेल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। यहाँ पे 40-45 मिनट्स में मैं खत्म कर दूंगा। फटाफट ऊपर से समझा कि क्या क्या अपन ने पढ़ा था। यस, अभी मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस सर्विसेज के अंदर। तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शंस, अभी देखो ए वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 20 से 25 मार्क्स तक आने का चैप्टर्स का वेटेज है इसका। और इसमें देखने जाओगे तो 3 ही सर्विस, ऐसे तो आपको सिलेबस के अंदर 5 सर्विसेज इंक्लूड की है। बैंकिंग किया है, इंश्योरेंस किया है, बाद में ट्रांसपोर्ट किया है, वेयर हाउस किया है और कम्युनिकेशंस किया है। ऐसे करके आपको 5 सर्विसेज इंक्लूडिंग किया है आपके सिलेबस के अंदर। बट मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सर्विस होगी बैंकिंग, सेकेंड होगी इंश्योरेंस और थर्ड होगी वेयर हाउस। ये तीनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर सिलेबस में 5 दिया है तो 5 रीड तो करके जाना ही है। इस चैप्टर्स का एक भी पेज आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यस, अभी बैंकिंग के अंदर बात करेंगे। अभी बैंकिंग क्या होता है भाई, आई होप तुम लोग को बेसिक सेंस तो मालूम है बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग नथिंग बट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पैसे की लेन देन करता है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड गिविंग द ग्रांटिंग द लोन्स एंड एडवांसेस। तो जनरली पैसे की जो हेरा फेरी होती है बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक दिया गया है, बहुत सारे टाइप्स की बैंक है अपने इंडिया में। कमर्शियल बैंक क्या होती है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक क्या होती है, डेवलपमेंट बैंक होती है, ऐसे करके बहुत सारी सेविंग बैंक्स क्या होती है। नावर डे एक कोऑपरेटिव बैंक की भी बात करूं, कमर्शियल बैंक की भी बात करूं, वो सभी सर्विसेज क्या करती है, प्रोवाइड करती है। जो कोऑपरेटिव करते हैं वो कमर्शियल वाले भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कमर्शियल वाले कोऑपरेटिव वाले भी करते हैं, फाइनेंशियल वाले, सेविंग्स वाले, सब। अभी मतलब अभी देखने जाओगे तो बैंकिंग का अगर मेरे को वन डेफिनेशन में बोलने जाओ तो ऑल बैंक जो है अभी क्या है, सेम फंक्शंस रोल प्ले करती है। अभी उसके अंदर बात करो तो सेंट्रल बैंक इज नथिंग बट आपकी है, बैंकर्स बैंक भी बोलते हो, वो हो जाएगी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना। मतलब बैंकर्स की भी बैंक, मतलब एचडीएफसी की बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक, नथिंग बट आरबीआई। पीएनबी की बैंकर की बैंक कौन है, आरबीआई। मतलब अपना अकाउंट ये सब कमर्शियल बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल बैंक के अंदर क्या हुआ, ओपन होगा। और उन लोग का अकाउंट, मतलब ये बैंक्स का अकाउंट किधर ओपन होता है, आरबीआई के। मतलब इनडायरेक्टली बोलने जाओ इसलिए उसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं। नथिंग बट एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज नथिंग बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स की बैंक है, तो प्लीज देख लेना। इधर डिटेल में इतना नहीं पढ़ने जाऊंगा, पढ़ाने बैठूंगा। बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा पूछते भी नहीं है। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं ये लोग कभी कभी, सीडबी के लेके, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो नथिंग बट उनका मेन मोटो है। देखो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। वो एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन है जो मेरे बच्चे लोग चैनल वाले जो देख रहे हैं उसको मालूम होगा, जिसमें मैंने डिटेल में वीडियो पढ़ाया था। अगर उन्होंने देखा रहेगा वो वीडियो को, उनको मालूम है कि देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अपन नो डाउट नॉर्मल टर्म में बोल देते हैं कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बट नहीं, बैंक भी अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी अलग है। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कौन कौन आ जाता है, एग्जांपल दे दो, सीडबी हो गया, बाद में आपका ये हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा। उनका मेन मोटो ये होता है कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल सीडबी की बात करो, जिसका मेन मोटो क्या होता है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप एज अ एंटरप्रीनर गए उसके पास और उसको बोलोगे कि मुझे स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, मतलब मुझे बिजनेस करना है, तो ही सीडबी क्या करेगी, आपको लोन प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बट
अगर मैं बात करूं बैंक की बात करूं, बैंक के पास आप जाओगे, उसको बोलोगे कार लोन लेना है, उसको बोलोगे मुझे बाइक लोन लेना है, गोल्ड लोन लेना है, बैंक के कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, हाउसिंग प्रॉपर्टी लेनी है, वो सभी के लिए लोन देती है। बट सिडबी, नाबार्ड सभी के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करती। उसका मेन मोटो होता है कि भाई कम इंटरेस्ट पे आप क्या करो, सर्व करो सोसाइटी को, और प्लस एक मेन पॉइंट है कि उनका ऑब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट, मतलब नाबार्ड और सिडबी का ऑब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट, अगर जो पैसा लेने जा रहा है एंटरप्रेन्योर, उसका ऑब्जेक्ट अगर मैच होगा तो ही इन लोग लोन देंगे, अदरवाइज इन लोग किसी को भी लोन देते नहीं है। तो दिस आर द माइनर डिफरेंस बिटवीन नाबार्ड एंड नथिंग बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो होगा आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। लास्ट टाइम मैंने भी दिया था, बट आई थिंक सो नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन, तो इस साल आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, मतलब आप एक क्वेश्चन को पढ़ के दो जगह आप आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, जो नॉर्मल सब बैंक करती है, और ग्रांटिंग लोन्स इन एडवांस, तो ये वाली फंक्शन सभी बैंक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो फंक्शंस काउंट होगा उसको बोलते हैं एंसिलरी फंक्शंस, या तो सेकेंडरी फंक्शंस भी बोलेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट यू मीन बाय कमर्शियल बैंक एंड प्लीज एक्सप्लेन द एंसिलरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो जरा भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको ये नहीं समझना है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस आ गया, नहीं बॉस। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, एंसिलरी होता है। तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए इसको भी। अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में या तो प्राइमरी पूछ लेंगे या तो सेकेंडरी पूछ लेते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पूछ लेते हैं उन लोग। यस, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि 4 मार्क के लिए उन लोग ने ये भी पूछ लिया है कि प्लीज व्हाट यू मीन कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बच्चे लोग है ना गायब हो जाते, गायब मतलब उनका माइंड चलता ही नहीं उस टाइम पे कि यार क्या पूछ लिया है, यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बच्चे लोग का माइंडसेट क्या होता है कि या तो प्राइमरी पूछेंगे या तो सेकेंडरी पूछेंगे। उन लोग ने क्या पूछा, सेकेंडरी का भी अंदर वाला पार्ट पूछा है, ओनली कौन सा, यूटिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना पूछा उतना ही लिखना है, ज्यादा अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं दिखाना है उन लोग को। उन लोग जितना पूछेंगे अपने को उतना का ही आंसर करना है। एक बार आया था क्वेश्चन, इसलिए तुम लोग को बोल रहा हूँ कि एक बार नहीं बहुत बार आया है। लास्ट 10 साल का पेपर देखोगे तो 1, 2 या 3 बार ये वाला क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट पूछे कि एजेंसी फंक्शंस प्लीज एक्सप्लेन, यूटिलिटी फंक्शंस प्लीज एक्सप्लेन, मतलब एक एक पॉइंट पे इन लोग क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला क्वेश्चन, प्लीज रीड आउट कर लेना। कोई भी बैंक अभी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो बहुत सारे उसमें ऑप्शंस बोल सकते हो, ऑप्शंस मतलब एक टाइप्स बोल सकते हो कि भाई टाइम डिपॉजिट क्या होता है, कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। उसके अंदर भी एफडी, फिक्स डिपॉजिट जो पर्टिकुलर ईयर के लिए, मंथ के लिए होती है, आपका पैसा वो उसके बाद ही मिलेगा रिटर्न। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब एवरी मंथ आपको सर्टेन अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, एक बोल सकते हो कि इंस्टॉलमेंट में फॉर्म में आपको डिपॉजिट करना है, और मंथ के एंड में जितना भी मंथ आपने डिसाइड किया उसके बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ क्या मिल जाएगा, वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। डिमांड डिपॉजिट नथिंग बट अपना सेविंग अकाउंट इज अ डिमांड डिपॉजिट। जो आप सेविंग अकाउंट में क्या होता है, अगर आपको आपके अकाउंट में 10,000 पड़ा है तो आप सुबह जाओगे बैंक वाले को बोलोगे मुझे 10,000 वापस दो, तो दे देगा। नथिंग बट डिमांड डिपॉजिट, आपने डिमांड किया वैसे पैसा मिल गया आपको। उसके अंदर आ जाएगा सेविंग अकाउंट, मैंने जस्ट बोला आपको, और एक करंट अकाउंट भी आ जाता है। करंट अकाउंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड प्राइमरी के अंदर भी सेकंड फंक्शन है जो होगा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। देखो सब बैंक क्या करती है, पब्लिक से सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट करती है, और वो पैसा अपने पास तो रखेगी नहीं, वो क्या करेगी, जरूरतमंदे को देगी, लोन्स देगी, कार लोन, गोल्ड लोन जो लेना है उन लोग को 12% पे देगी, आपको सेविंग वाले को 6% पे देगी। 6% कंपनी बैंक का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बिजनेस चलता है बॉस। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो सेविंग अकाउंट में, एफडी के अकाउंट में आप लोगों को कितना % रिटर्न मिलता है, 6 या 7%। ये मैक्सिमम बोल दिया, अभी तो इतना भी नहीं मिलता है। वो सब वो टैक्स निकाल के देखोगे तो 5 या 4% हाथ में आता है। तो चलो मैं फॉर एग्जाम्पल 7% भी बोलूँ, अगर आप कार लोन लेने जाओगे तो 9-10% पे क्या मिलता है, कार लोन मिलती है। तो बीच का जो परसेंटेज है 2-3% का जो डिफरेंस है वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, नथिंग बट प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उन लोग भी क्या करने बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। यस,
तो उधर ये हो जाएगा। यहाँ पे अभी आ जाता है सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर भी दो कंसेप्ट है, एक एजेंसी फंक्शंस था पढ़ा था अपन ने, और यूटिलिटी फंक्शन भी पढ़ा था। एजेंसी में नाम में ही लिखा है एजेंसी फंक्शन, मतलब ये एक एजेंट का रोल प्ले करेगी। तो उसके अंदर देखो, अगर सपोज कि मुझे मेरा पेमेंट करना है, कुछ बिल्स पेमेंट करना है, लाइट बिल पेमेंट करना है, या तो कोई मैं कंपनी में अंदर इन्वेस्ट किया तो मुझे डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सब चीजें एक एजेंट के फॉर्म में काम करेगी। बट हाँ, मुझे उसको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, किसको, जिसका अकाउंट वो कंपनी वो बैंक के अंदर है, तो ही वो बैंक काम करेगी। और वो बैंक फ्री में काम करेगी नहीं, उसके लिए सर्टेन अमाउंट क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, फंड ट्रांसफर है, डीमटेरियलाइजेशन है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी फंक्शंस के अंदर मैं बात करूं तो अभी इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, लोकर फैसिलिटी जनरली सब बैंक प्रोवाइड करती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, गिफ्ट चेक, अगर दिवाली बोनस है या तो फिर कुछ बोनस देना है तो गिफ्ट चेक करके कंसेप्ट है, तो ये भी क्या करते हैं जनरली बैंक प्रोवाइड करती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। अंडर राइटिंग सर्विसेज हो गया, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज हो गया, मतलब ऑर्नामेंट्स एंड ऑल संभाल के रखना एंड ऑल, ठीक है, लोकर फैसिलिटी काइंड ऑफ बोल सकते हो। अभी आ जाते हैं थोड़ा एडवांस ई बैंकिंग सर्विस के अंदर। एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। अभी ये सब चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, नथिंग बट फंड ट्रांसफर होता है उसका। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एंड आईएमपीएस फैसिलिटीज, दीज आर द नथिंग बट ऑल कवर्ड अंडर द ई बैंकिंग फैसिलिटी के अंदर सर्विसेज आ जाएगी। प्लीज बच्चों लोग, इसके डिटेल वीडियोस मैंने बना के रखा है, जरा भी चिंता मत कीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं समझ में, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना इसको भी, तो 2 ही पेज पढ़ा पाएगा नेक्स्ट 40 मिनट्स में। बट नेक्स्ट 40 मिनट्स में हमने को क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है कि क्या क्या अपन ने पढ़ा था। रिवीजन का मतलब क्या क्या अपन ने पढ़ा था, ये सब चीज आपको क्या करना है, अपने को डिस्कस करनी है, ठीक है। बाद में आ जाता है इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होगा आपका, इंपॉर्टेंट सर्विस। सेकंड सर्विस जो होगी आपकी इंश्योरेंस। अभी इसके अंदर भी बात करूं तो अभी देखो इंश्योरेंस, अभी इंश्योर्ड कौन होता है, जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, तो भाई इंश्योर्ड है। इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस देता है, नथिंग बट एलआईसी इज वन ऑफ द एग्जांपल में बात करूं, इंश्योरर। नेक्स्ट हो जाएगा प्रीमियम। एवरी मंथ अपन सम अमाउंट, देखो इंश्योरेंस आपको ऐसे नहीं मिलता है, आपको एवरी मंथ थोड़ा प्रीमियम भरना पड़ता है। वो चीज को ही जो प्रिंसिपल अमाउंट हम एवरी मंथ आप भरते हो उसको बोलेंगे प्रीमियम। पॉलिसी इज नथिंग बट जो पॉलिसी आप ले रहे हो एग्रीमेंट पे साइन करके। क्लेम इज नथिंग बट जब भी आपका टाइम बाउंड हो जाता है या तो वो इवेंट्स हो जाती है, सपोज कि फॉर एग्जांपल एलआईसी क्यों लेते हैं, डेथ के लिए या तो फिर अदर पर्पज के लिए। अगर डेथ हो गई तो आपको क्लेम मिल जाएगा आपका। प्रपोजल और लास्ट सब्जेक्ट मैटर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से पर्पज के लिए आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो, अरे सॉरी लोन क्या ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो। यस, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और मैंने ऑलरेडी मेरे जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसमें भी ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहा है। 2024 का ऑलरेडी मैंने देके रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को देखना है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओसीएम का मैंने दे चुका हूँ। यार उसमें भी मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था कि भाई कौन से प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस के। पहला हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों पे एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, मतलब इंश्योर कंपनी और इंश्योर पे, मतलब किसी को भी कुछ छुपाना नहीं है इंश्योर। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब सब्जेक्ट मैटर तो होना जरूरी है कि किस पर्पस के लिए ये इंश्योरेंस हो रहा है। नेक्स्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब गारंटी, जनरली गारंटी कौन देता है, इंश्योरर कंपनी देती है कि ये इवेंट्स हो गया तो तेरे को तेरा पैसा इतना मिल जाएगा, जो भी एग्रीमेंट में पॉलिसी में लिखा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अभी सबरोगेशन के अंदर भी आपको सब प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा, मतलब या तो आप इधर ये चूज कर सकते हो या तो ये चूज कर सकते हो। मतलब सबरोगेशन का मतलब अगर आपको पैसा मिल गया तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी मिल गई तो पैसा नहीं मिलेगा, मतलब दोनों जगह हलवा नहीं हो सकता। मतलब आप बोलोगे फैक्ट्री के अंदर जितने गुड्स बचे जो जले हुए नहीं है वो भी दे दो मुझे और मेरे को पैसा भी दे दो, ये नहीं होगा। या तो फिर गुड्स ले लो जितने भी बचे उतने, या तो फिर आप क्या कर लो इंश्योरेंस का क्लेम ले लो, तो वो सबरोगेशन हो जाएगा। या तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था साइकिल वाला कि या तो आपको मोटरसाइकिल ले लो या तो फिर इंश्योरेंस जो कंपनी दे रही है पैसा ले लो, दो में से। बाद में फ्यूचर में जाकर बोलोगे अरे मेरी मोटर कार मिल गई तो मुझे पैसा भी दो और गाड़ी भी दो। ए भाई यहाँ पे कोई सेवा करने के लिए नहीं बैठे इन लोग। यार प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर आप 2-3 इंश्योरेंस से अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो
आपको सबसे हलवा नहीं मिलेगा, या तो वो डिवाइड करके मिलेगा, आपको जितना एक्चुअल लॉस हुआ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, या तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा या तो सबको डिवाइड करके मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, हमेशा आप अगर सपोज बहुत सारे में ऐसा मेंटेलिटी होता है कि भाई ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि भाई आग लग रही है तो लग जाने दो, लगने दो, अपने को तो क्या, अपने को तो इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है ना, नहीं, ये माइंड थॉट नहीं होना चाहिए एज अ ह्यूमन। आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि भाई जितना हो सके वो लॉस को क्या करो, मिटिगेट करो, मतलब कम करो। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा। सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि सर्टन लॉस जजमेंट में नहीं बैठता है इंश्योरेंस कंपनी को भी, तो एक अप्रोक्सीमेटली कॉज निकाल के उन लोग क्या करते हैं, आपको क्लेम दे देते हैं, नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा बोलेंगे इसको। नेक्स्ट हो जाएगा टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करूं तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, आपके सिलेबस के अंदर फायर इंश्योरेंस हो जाएगा और मरीन इंश्योरेंस हो जाएगा। ये तीनों का डिफरेंस बिटवीन क्या कर लेना, रट्टा मार लेना, आप लोग रट्टा मार लेना, क्योंकि अगर डिफरेंट बिटवीन पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से कुछ भी किस पे भी शॉर्ट नोट आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली लिख पाओगे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, उसके अंदर सर्टेन टाइप्स की क्या है, पॉलिसीज दी है, इसके अलावा तो बहुत सारी पॉलिसीज है। आप ये प्रेडिक्ट करके मत चलो कि इतनी ही पॉलिसी होती है, इतनी पॉलिसी नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बट हाँ आपके सिलेबस के अंदर इतनी ही पॉलिसी दी कवर की है। सेम लाइक मरीन इंश्योरेंस के अंदर भी सर्टन पॉलिसीज यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेन किया, आप प्लीज देख लेना, डिटेल वीडियोस मेरे ऑलरेडी है इस पे भी, तो ये पहले क्या कर लेना, डिटेल वीडियोस देखना, बाद में रिवीजन सेशन में आना, वरना सर क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आएगा। फायर इंश्योरेंस में भी सर्टन क्या दिया है आपको, पॉलिसीज दिए है, तो वो भी यहाँ पे टाइप्स दिए उसके भी। आ जाते हैं नेक्स्ट सर्विसेज पे जो होगा ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे मैं तो बच्चे लोग को बोलता हूँ कि अगर पूछेगा ना, और ऑप्शन में मत रखना ये बच्चे ऐसा क्वेश्चन, लास्ट ईयर रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांस डिसएडवांटेज 8 मार्क के लिए पूछा था, कितने मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, तो बच्चे लोग के तो बल्ले बल्ले हो गई थी, मतलब बच्चे लोग बल्ले बल्ले में इन शॉर्ट खुशहाल हो गए कि वाह सर 8 मार्क के लिए रोड ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन है। मतलब लास्ट ईयर का पेसी उसी का ओसीएम का पेपर देखोगे ना तो ऐसे गूगली बॉल डाले थे, गूगली सभी क्वेश्चन गूगली बॉल जैसे थे। मतलब हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते थे ना, हेनरी फ्यूल, फायर इंश्योरेंस, प्राइमरी बैंक के फंक्शन, अरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक के, ये वो कुछ भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, सभी बॉल गूगली बॉल। इसलिए बच्चे लोग बोले थे सर आपने जो बोला था वो तो आया नहीं, तो हो जाता है कभी कभी गूगली बॉल डाल देते तो फिर तो अच्छा ही है ना, हम लोग ने नहीं बोला उसके अलावा, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन देते हैं वो जनरली कैसे क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि जो बच्चे लोग को पढ़ के जाना चाहिए, और जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो तो बच्चे लोग खुद के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, एक बार भी पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से अभी ट्रांसपोर्ट भी एक भी क्वेश्चन रोड पे रेल पे या तो आएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ डिफिकल्टी होनी चाहिए उस पर, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला पूरा पोर्शन आपके हिसाब से कर लेना। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बात करूं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मोनो रेल एंड मेट्रो, रोपवे एंड पाइपलाइन, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए कि अगर ये तो बच्चे जैसा है, मतलब एक बार भी पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्या उसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, रेल के भी क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, सेम एयर के भी एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है, फास्टेस्ट मोड है वो एडवांटेज हो गया, बट वो कॉस्टलीएस्ट है, दिस आर द डिसएडवांटेज। तो ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे दिए हैं, और सेम लाइक लास्ट वाटर ट्रांसपोर्ट के भी सर्टन एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये 4 के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बाकी सबकी मीनिंग दी है, मोनो रेल नथिंग बट आपके मेट्रो, रोपवे और पाइपलाइन। आ जाते हैं बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इसके 2 क्वेश्चन ही है वेयर हाउसिंग के, और मैंने दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस दिए, लास्ट ईयर मैंने ये दिया था, और आई थिंक सो क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था इतना रिमेंबर नहीं है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लिख के ले लो, इस बार आने के चांसेस है अगर लास्ट ईयर नहीं पूछा है तो। ये तो मैं एवरी ईयर देता हूँ एनीवेज, क्योंकि वेयर हाउसिंग पे 2 ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो आना चाहिए जनरली कि वेयर हाउसिंग क्या होता है, नथिंग बट एक गोडाउन होता है जहाँ पे आप गुड्स क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। तो अभी इसके भी बात करूँ तो फंक्शंस क्या है, वेयर हाउसिंग क्या रोल प्ले करती है, स्टोरेज की फैसिलिटीज देती है,
प्राइस स्टेबलाइज करते हैं। प्राइस स्टेबलाइज कैसे करते हैं मैंने तुम लोग को डिटेल वीडियो में बताया भी था कि सडनली प्राइस बढ़ ना जाए या तो कम ना हो जाए, इसलिए प्राइस को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए मार्केट के अंदर ये वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट आता है कि भाई कभी भी पब्लिक में डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तुरंत माल क्या हो, सप्लाई हो। अदरवाइज सपोज पब्लिक डिमांड कर रही है लास्ट 10 दिन से और गोडाउन में माल ही नहीं पड़ा है, तो सडनली प्राइस क्या हो जाता है, हाइक होने लगता है। सर्टन टाइम अपन देखते हैं ऑनियन का भाव 30 रुपया 40 रुपया से 180 200 रुपया तक भी देखा है अपन ने, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो प्राइस हाइक होने का रीजन यही होता है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स। तो ये शॉर्टेज ऑफ गुड्स ना हो इसलिए पहले से ही स्टोर करके रखे कि जब भी मार्केट में डिमांड आए सप्लाई क्या कर दे, तुरंत कर दे। इसलिए प्राइस स्टेबलाइजेशन का भी रोल प्ले करता है। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी है भाई, फ्लड बारिश में गुड्स ना बिक जाए, इसलिए अपन एडवांस में सिक्योर में क्या करते हैं, अपन वेयर हाउस लेके क्या करते हैं, गुड्स को सिक्योर कर देते हैं। फाइनेंसिंग ऑफकोर्स बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक है आपके पास, मतलब वेयर हाउस है जिसके अंदर आपका करोड़ों का माल है, तो आपको अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा चाहिए तो आप वो वेयर हाउसिंग के अंदर इन्वेंट्री बोलते हैं उसको, इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर जो भी गुड्स है वो क्या कर दो, गिरवी रख दो, तो उस पर भी आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी भी मिल जाती है। ग्रेडिंग पैकेजिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी एंड प्रोसेसिंग, मतलब कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। तो ये हो जाएगा सर्टेन फंक्शंस ऑफ द वेयर हाउसिंग। टाइप्स की बात करूं तो प्राइवेट वेयर हाउस होता है जो पर्सनली खुद के लिए ही होता है, प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस इज नथिंग बट जनरल पब्लिक के लिए होता है, उस नथिंग बट पब्लिक वेयर हाउसिंग बोलेगा उसको। बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, जनरली ये बॉन्डेड वेयर हाउसिंग कस्टम ड्यूटीज जब तक अगर आपने पे नहीं किया है, फॉर एग्जांपल आपका माल आ गया पर आपके पास पैसा नहीं है कस्टम ड्यूटी पे करने का, तो बॉन्ड साइन कराते हैं, जब तक आपने वो पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो गुड्स किसके पास रहेगी, कस्टम अथॉरिटी के पास रहेगी। इज नथिंग बट बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। ड्यूटी पेड वेयर हाउस सर्टेन टाइम इससे होता है कि आपने ड्यूटी भी पे कर दिया, सब चीजें कर दी, सब फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई, बट आपको वो गुड्स नेक्स्ट डे ही दूसरी कंट्री में भेजना है, तो आप वो अपने गोडाउन में लेके आओगे, कल सुबह वापस से पोर्ट पे लेके जाओगे। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप ड्यूटी पे कर दो और जो भी अदर चार्जेस है वो पे करके कस्टम अथॉरिटी के गोडाउन में क्या कर दो, रख दो। इज नथिंग बट ड्यूटी पेड वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग हो गया। कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग के बहुत टाइम हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सर्टन गाले खाली होते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो वेयर हाउसिंग के फॉर्म में पब्लिक को दे देती है। और कोल्ड वेयर हाउस नथिंग बट जनरली ये वेयर हाउस स्पेसिफिकली जो गुड्स बिगड़ जाते हैं, लाइक मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, उसको स्टोर करने के लिए ये वेयर हाउस का क्या होता है, यूज होता है, नथिंग बट कोल्ड वेयर हाउस। लास्ट सर्विसेज जो इसके अंदर है, कम्युनिटी हो जाएगा, नथिंग बट नॉट कम्युनिटी, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस इज नथिंग बट वार्तालाप, जो मैं तुम लोग के आज कर रहा हूँ थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। यस, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो इंटरनेट है, जहाँ पे आप घर बैठे मेरा वीडियोस देख पा रहे हो, किस पे, यूट्यूब चैनल पे। तो एक प्लेटफॉर्म दिया है यूट्यूब ने, वो प्लेटफॉर्म भी किसके थ्रू मिला है, इंटरनेट के फॉर्म में मिला है। तो आज का जो कम्युनिकेशन से, आज जो अपन क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। यस, तो कम्युनिकेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपन देख रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज आया है कम्युनिकेशन में। अगर मैं 50 साल पहले, जस्ट 50 साल, 500 साल भी पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले की और अभी का जो कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन देख रहे हो। आपको अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल फॉरेन में बात करना है, दुबई में बात करना है, विद इन अ सेकंड दुबई में क्या करते हो, कॉल कर सकते हो। इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना हो गया है, मतलब इतना जो मोड, इतना जो चेंज आया है इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी वाइज, वो पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। यस, तो कम्युनिकेशन की बात करूँ तो पहले तो क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे, वो लेटर्स 10 दिन में पहुंचता था, उसका रिप्लाई वापस से 10 दिन में, मतलब एक रिप्लाई, एक जवाब और सवाल जवाब का महीना लग जाता था थ्रू पोस्टल सर्विसेज। यस, पर नावडे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर तो बहुत सर्विसेज हो गई है। नावडे तो जनरली जो कॉर्पोरेट में होते हैं वो जो जनरली कम्युनिकेशन करती है थ्रू ओवर अ मेल ही करती है। मेल सर्विसेज हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गया, मनी रेमिटेंस सर्विस हो गया, रिटेल सर्विसेज हो गया। मेल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब इन फॉर्म ऑफ बात करूं तो लेटर्स की इनलाइन लेटर्स हो गया, एनवलप, पार्सल। अब ये पार्सल वीजर क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, डिटेल वीडियोस देख लेना मेरा। बुक पोस्ट बाद में आ जाएगा, स्पेशलाइज पोस्टल सर्विसेज, बिजनेस पोस्ट हो गया, लॉजिस्टिक पोस्ट हो गया, बिल मेल सर्विसेज। और मनी रेमिटेंस के अंदर में बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर हो गया, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो गया, ऑर्डर हो जाएगा, और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर हो जाएगा, जो आज यहाँ पे बैठ के आप अपना लड़का या तो फिर अपना कोई ब्रदर सिस्टर अगर फॉरेन में बैठा तो आप क्या कर सकते हो, ऑन द स्पॉट मनी क्या करते हो, ट्रांसफर कर सकते हो।
रिटेल सर्विस के अंदर बात करूँ तो रिटेल पोस्ट हो गया, ई पोस्ट हो गया, वो छोड़ो, वो सब पुराना जमाना का था। अभी आ जाते मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, कुरियर सर्विसेज हो गई, जो अपन देखते हैं कि डीटीडीसी हो गया, डीएचएल हो गया, जो कुरियर सर्विसेज करती है नॉट ओनली इन डोमेस्टिक बट इन फॉरेन ऑल्सो। यस, इंटरनेट हो गया वन ऑफ द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल जनरली कॉर्पोरेट में यूज होता है। और बस यस, तो आई थिंक सो इतना ही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट, बट जैसे मैंने कमिटमेंट किया है कि तुम लोग के लिए मैं डिफरेंट बिटवीन जल्दी लेके आऊँगा वीडियोस, तो प्लीज़ अपडेट रहना उसके लिए। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 ओवर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट हो कोई भी स्पेसिफिक कंसेप्ट को लेके, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर मुझे ये डाउट है, प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। आपकी जो भी कमेंट्स रहेगी उसका हम लोग ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।